गरीब व्यक्तियों के घर अगर पैदा होते हैं तो आपको क्या करना है, टैक्स देना है। ठीक। अच्छा, अगर पादरी वर्ग में जन्म लेता है तो जन्म से उसे यह अधिकार दिया जाता है कि उसे टैक्स नहीं देना है। फ्रांस के अंदर जितने भी लोग हैं, वो अमीर हो या गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए कानून क्या रहेगा, एक समान रहेगा। जय हिंद। आज हम ऐसे दो टॉपिक पर बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये टॉपिक हमें ये भी सीख देते हैं कि यदि आप अपने देश या अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो वह अच्छे काम जब तक आप कर रहे हैं तब तक आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपका रिस्पेक्ट किया जाएगा, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। लेकिन अगर आप ये अच्छे काम करते हुए कुछ काम खराब कर देते हैं तो जो आपसे जलने वाले लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, वो उसी एक दो काम को लेकर के आपको इतना सताएंगे कि वह आपका एक विनाश का कारण साबित हो सकता है। हम बातें कर रहे हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन जब फ्रांस के अंदर आते हैं तो वो फ्रांस के लोगों के बारे में बहुत ही अच्छे विचार प्रकट करते हैं और अच्छे अच्छे अधिकार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आने के बाद वे लोग करते क्या है कि धीरे धीरे अपने वर्चस्व को पहले स्थापित करते हैं, और स्थापित करने के बाद एक नियम देते हैं लोगों को, फ्रांस के लोगों को, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यह नेपोलियन संहिता क्या है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जान लेते हैं कि यह नेपोलियन कोड है क्या, कब लाया गया था। नेपोलियन कोड या संहिता, नेपोलियन कोड या संहिता, ध्यान रखना है इसे कि यह 21 मार्च 1804 21 मार्च 1804 ईस्वी को लाया गया था। लाने के बाद इसके अंदर जो नियम था वो सभी के सामने रखा गया कि यह जो नियम है, देखा जाए कि वो नियम क्या क्या है। तो पहला नियम ये था कि उन्होंने दिखाया कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का मतलब ये है कि फ्रांस के अंदर जितने भी लोग हैं, वो अमीर हो या गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए कानून क्या रहेगा, एक समान रहेगा। किसी के लिए कम या बेसी का अधिकार नहीं दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति कोई चोरी करता है तो उसे यदि 6 महीने का जेल अगर लिखा गया है संविधान के अंदर, नियम के अंदर, तो उसे 6 महीना का जेल दिया जाएगा। और अगर कोई अमीर व्यक्ति भी चोरी करता है तो उसे भी 6 महीना का जेल ही दिया जाएगा। ये नहीं है कि अमीर को 6 महीना रख दिया, गरीब को 1 महीना रखा जाए, ऐसा नहीं है। सभी के लिए कानून क्या रहेगा, समान रहेगा। तो कानून की समक्ष समानता लाया जाता है, जिससे व्यक्ति क्या होते हैं, सहमत होते हैं। जो दूसरा नियम ये बताता है कि जन्म से विशेषाधिकार, जो फ्रांस के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार दिया गया था, उसे नेपोलियन का नियम समाप्त कर देता है। मतलब नेपोलियन उसे उस जन्म से विशेषाधिकार को समाप्त कर देते हैं। ये जन्म से विशेषाधिकार है क्या, तो हम आपको बता दें कि फ्रांस का जो समाज था, फ्रांस का जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और फिर तृतीय वर्ग। इन 3 भागों में फ्रांस के लोगों को क्या करा गया था, बांटा गया था। पहले वर्ग में आते थे पादरी वर्ग के लोग आते थे। दूसरे वाले में आते थे कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और तीसरे वाले में आते थे श्रमिक वर्ग के लोग आते थे। पादरी वर्ग वाले लोग जो चर्च के पुजारी होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। तो ये लोग चर्च के पुजारी थे, अधिक अमीर थे।
दूसरा कुलीन वर्ग वाले लोग, ये भी लोग भी अमीर होते हैं। जो जमींदार लोग होते हैं, जिनके पास अधिक जमीनें होती हैं, जिनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो कुलीन वर्ग वाले लोग, ये कुलीन वर्ग वाले। बच गए श्रमिक, जो सबसे गरीब श्रेणी में होते हैं वे श्रमिक वर्ग वाले लोग होते हैं। तो फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया था, फ्रांस के समाज को, पादरी, कुलीन और श्रमिक वर्ग वाले लोग। इसमें यह अधिकार दिया गया था राजा के द्वारा फ्रांस के, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर पादरी वर्ग में जन्म लेता है, तो जन्म से उसे यह अधिकार दिया जाता है कि उसे टैक्स नहीं देना है। सरकार जो टैक्स लगा रही है वह पादरी वर्ग के लड़कों को नहीं देना है, पादरी वर्ग वाले को नहीं देना है। और यदि आपका जन्म कुलीन वर्ग वालों के घर में होता है तो भी आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप श्रमिक वर्ग वालों में गरीब व्यक्तियों के घर अगर पैदा होते हैं तो आपको क्या करना है, टैक्स देना है। ठीक है, तो ये जन्म से उन्हें अधिकार दे दिया गया था कि आपको टैक्स नहीं देना है। तो जैसे जब नेपोलियन आते हैं तो अपने नियम में यह बताते हैं कि जो जन्म से विशेष अधिकार है उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। यानी कि सभी लोगों को क्या करना है कि बराबरी का टैक्स देना है। मतलब आप भी टैक्स देंगे, आप भी टैक्स देंगे, आप भी टैक्स देंगे, कोई क्या रहेगा, टैक्स से वंचित नहीं रहेगा, सब टैक्स भर सकते हैं। तो ये काम एक अच्छा करा गया। उसके बाद इन्होंने अपने नियम में यह बताया कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार सभी के लिए रहेगा। संपत्ति का अधिकार मतलब कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो राजा के पास था, कोई अपने संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता था, सबकी संपत्ति का देखरेख कौन कर रहा था, राजा कर रहा था। लेकिन जब नेपोलियन आते हैं तो वो संपत्ति का अधिकार सभी लोगों को दे देते हैं और कहा जाता है कि आप अपने संपत्ति की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, इस पे सरकार का अधिकार नहीं होगा। तो सभी लोगों को दे दिया जाता है। इसके बारे में अगर हम बात बताएं तो भारत के संविधान में भी यह संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब नहीं है, उसे हटा दिया गया है। लिखा हुआ है लेकिन पूरी तरह से आपके अंडर में नहीं है। मतलब यह है कि आपके पास जो संपत्ति है आप उसकी देखरेख कर सकते हैं, लेकिन यदि सरकार चाहे तो उस संपत्ति को आपसे छीन सकती है और छीनने के बाद उसके बदले में जो मुआवजा होगा वो आपको दे देगी। जैसे में कि अगर कोई नेशनल हाईवे बनने वाला है, कोई सड़क बनने वाली है और उस सड़क के बीच में अगर आपका घर आ रहा है तो सरकार क्या करेगी, वो आपसे पूछेगी कि आपका यह घर हटा दे कि नहीं हटाए। यदि आप कहते कि नहीं हमारा घर नहीं हटाना है तो कुछ समय तक और कहेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो सरकार क्या करेगी, आपके घर को तोड़ करके हटा देगी जबरदस्ती, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार अब आपके पास नहीं है। अगर यह अधिकार आपके पास होता तो सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, आपके पास अगर अधिकार है तो सरकार को सड़क को मोड़ करके ले जाना होगा बिना आपके घर को तोड़े। लेकिन ये अधिकार हटा दिया गया। अब जितना जोर लगा ले सरकार आपके घर को क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। तोड़ने के बाद ये नहीं कुछ नहीं दे, उसके बदले में आपको क्या करेगी, मुआवजा दे सकती है। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या किया, संपत्ति का अधिकार सभी लोगों को दे दिया कि आप अपनी संपत्ति की स्वयं सुरक्षा क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद एक सामंती व्यवस्था चल रहा था पहले फ्रांस के अंदर। सामंती व्यवस्था, उसे भी नेपोलियन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये सामंती व्यवस्था है क्या, जो कुलीन वर्ग वाले लोग होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जमींदार जिनके अंडर में अधिक मात्रा में क्या होती थी, जमीन होती थी, जिनके अंडर में अधिक संख्या में कई एकड़ में जमीनें होती थी और इन सभी जमीनों के अंदर किसान खेती करते थे। खेती करने के बाद उसके ऊपर, भूमि के ऊपर टैक्स देना पड़ता था जमींदार वाले लोगों को। इस जमीन के अंदर किसान काम कर रहे हैं, अब किसान क्या करेंगे कि भूमि के बदले जमींदार को टैक्स देंगे। तो जब नेपोलियन आते हैं तो वो अपने नियम में ये बताते हैं कि सामंती व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है, यानी कि आप किसानों को क्या करना है कि जमींदारों को टैक्स नहीं देना है। तो ये टैक्स फ्री हो गए पूरी तरह से। और एक काम ये करते हैं कि उसमें फ्रांस के अंदर प्रशासनिक एवं यातायात सुधार किया जाता है। मतलब एक ऐसा कानून स्थापित किया जाता है, एक ऐसा कानून बनाया जाता है जो सभी लोगों की सुरक्षा करे, सभी लोगों के अधिकारों के बारे में विचार करे। तो ये
प्रशासनिक सुधार किया जाता और यातायात, यानी कि जब नेपोलियन को ऐसा लगता है कि अगर हमारे देश फ्रांस को अगर क्या करना है कि उन्हें अगर आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले आर्थिक स्थिति मजबूत करना होगा, और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हमें व्यापार के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। तो ये व्यापार को लेकर के उस पर विशेष ध्यान देते हैं। व्यापार को ठीक करने के लिए जो टैक्स की जो बातें होती है, टैक्स कम कर दिया जाता है ताकि अधिक संख्या में व्यापारी, बाहर से व्यापारी फ्रांस के अंदर आए, अच्छे से व्यापार कर सके। और उसके साथ साथ पैमाना भी बनाते हैं। पैमाना, नाप तौल का जो पैमाना है, जो आज हम तरजीही बटखरा या फिर किलोमीटर वगैरह ये सब देख रहे हैं, तो फ्रेंच के द्वारा बनाया गया। कई पद्धतियां हैं, तो उसमें एक पद्धति फ्रेंच भी है, तो फ्रेंच पद्धति पैमाना लाया गया और फिर राष्ट्रीय मुद्रा का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय मुद्रा का निर्माण किया गया। तो ये सब काम किए गए नेपोलियन द्वारा, और ये सभी नियम नेपोलियन के एक कोड में लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा कोड दिख रहा है, ये सब क्या है, नेपोलियन कोड है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये तो हो गए सकारात्मक, लेकिन इसमें नेपोलियन एक चूक कर जाते हैं कि वे लोग क्या करते हैं, इसमें नकारात्मक चीजें क्या है। इसमें नकारात्मक चीज ये है, निगेटिव पॉइंट ये है कि सभी अधिकारों के बीच में महिलाओं के अधिकार को सीमित रखा जाता है। महिलाओं के अधिकार को सीमित रखा जाता है, महिलाओं के अधिकार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे फ्रांस की महिलाएं थोड़ा सा नाराज दिखाई देती हैं इसको लेकर के। नाराज इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि अधिकार तो था ही कि अधिकार कम है, और साथ में यह कहा जाता है कि यदि महिला, अगर लड़की कोई छोटी लड़की है तो अपने पिता के अधीन रहेगी, और अगर बड़ी हो जाती है, उसका विवाह हो जाता है, तो वह अपने पति के अधीन रहेगी, और जब उसका विवाह हो जाता है तो वह अपने पुत्र के अधीन रहेगी। मतलब वह अपने से कोई काम नहीं कर सकती। अगर कुछ भी करना है, छोटी है तो पिता से पूछ करके करना है, विवाह हो जाए तो पति से पूछ करके करना है, वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन है, तो फिर सब कुछ लेकर के महिला को अधिकार बहुत ही कम कर दिया गया। और ये भी देखा गया कि राजनीति एवं समाज में इन्हें क्या करा जाता है, वंचित रखा जाता है। राजनीतिक में इन्हें विशेष स्थान नहीं दिया जाता है, और फिर सामाजिक में भी इनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये इनके क्या है, कुछ निगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन फिर भी ये फ्रांस के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, और उसके बाद 2 दिसंबर 1804 में पूरी तरह से फ्रांस के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं, और अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेते हैं। सम्राट बनने के बाद धीरे धीरे ये सब अपना पूरा अधिकार चलाते रहते हैं। लेकिन एक दिन इनका तपन का समय आ जाता है, और वह समय है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध, यह वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में। 1815 में किन के बीच होता है, जब शक्तिशाली जो देश होते हैं ना, जब वो देखते हैं कि नेपोलियन फ्रांस के अंदर एक अच्छा काम कर रहे हैं और अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, इस तरह धीरे धीरे पूरे देश को अपने अंदर क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो जो शक्तिशाली देश होते हैं वो नेपोलियन को हराने के लिए मिल करके उनके ऊपर युद्ध कर देते हैं, जिसे वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध होता है 1815 में। किन के बीच, तो एक नेपोलियन एक तरफ है,
और दूसरे तरफ है ब्रिटेन, ब्रिटेन है, रूस है, प्रशिया है एवं ऑस्ट्रिया है, ये सभी देश मिल करके नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अब सोचो कि अगर इतने लोग मिल करके एक के ऊपर अगर आक्रमण करेंगे तो हारना तो है ही। तो ये सब मिल करके नेपोलियन के ऊपर युद्ध कर देते हैं, जिसकी वजह से नेपोलियन हार जाते हैं 1815 में। और जब हार जाते हैं तो हारने के बाद इनके बीच एक समझौता होता है कि हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। यह समझौता कहां पर किया जाता है? यह समझौता ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में की जाती है, जिसे वियना की संधि, या वियना कांग्रेस कहा जाता है। वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यह संधि किसके नेतृत्व में हो रहा था? तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। इसके नेतृत्व में यह संधि होती है। इस संधि के अंदर यह बताया जाता है कि यह समझौता किया जाता है कि जो बुर्बो राजवंश जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था, यानी कि जब नेपोलियन आए थे तो उन्होंने राजतंत्र को अधिक मात्रा में समाप्त कर दिया था। लेकिन जब ये सब हरा देते तो हराने के बाद यह सब समझौता करते हैं कि आप जो राजतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, बुर्बो राजवंश को, उसे दोबारा से लाइए। यानी कि हमें उदारवादी नहीं, हमें रूढ़िवादी चाहिए। अब राजतंत्र आएगा तो राजतंत्र में क्या है, पुरानी विचारधारा के लोग रहेंगे और पुरानी विचारधाराओं वाले लोग को रूढ़िवादी कहा जाता है। तो रूढ़िवादी ये लोग क्या करते हैं, दोबारा से रूढ़िवादी को स्थापित करते हैं। ये समझौता के अंदर बातें करी जाती है इसके ऊपर। और फिर दूसरा ये कि फ्रांस की सीमाओं के ऊपर नियंत्रण करते हैं ये लोग। फ्रांस की सीमाओं पर नियंत्रण करते हैं। फ्रांस की सीमाओं पर नियंत्रण करने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एरिया पूरा फ्रांस का है तो इस फ्रांस के ऊपर नए नए राज्य बनाए जाते, नए नए देश बनाए जाते हैं, जिसके अब ये देश बनाने का मकसद ये था कि जो फ्रांस है वो इससे बाहर न जा सके, मतलब अपने सीमाओं को क्या से बढ़ा न सके, वो इसी के क्या रहे, अंदर रहे। तो ये सभी लोग मिल करके इसके सीमाओं को नियंत्रण कर लेते हैं, इसके चारों तरफ नए देश बनाते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस अपनी सीमाओं को क्या कर सकता है, आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसमें जो नए नए देश वो है, नीदरलैंड बनाया जाता है, बेल्जियम बनाया जाता है, पिडमांट में जेनेवा को जोड़ दिया जाता है। तो ये सभी नए नए को बना करके इसके चारों तरफ स्थापित कर लिया जाता है ताकि फ्रांस आगे न बढ़ सके। ये काम करते हैं। और साथ में अगर ये सब मिल करके अगर इसके ऊपर युद्ध किए हैं तो इन्हें भी तो कुछ चाहिए, तो ये सब करते क्या है कि जो प्रशिया पोलैंड के ऊपर अपना एक बड़ा अधिकार जमा लेता है, यानी कि पोलैंड का एक बड़ा हिस्सा ले लेता है। और उसके बाद जो प्रशिया है वो फ्रांस का पश्चिमी हिस्सा ले लेता है और ऑस्ट्रिया इटली के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो ये सभी लोग क्या करते हैं कि अलग अलग हिस्से के ऊपर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। लेकिन एक काम यह किया जाता है कि जो नेपोलियन थे ना, नेपोलियन, इन्होंने क्या किया कि जो जर्मनी वो पहले 39 टुकड़ों में बटा हुआ था और वे सभी 39 टुकड़ों को मिला करके एक बना दिए थे।
तो ये सब आने के बाद कहते हैं कि नहीं, 39 टुकड़ों को अगर एक में किए हैं तो उसी तरह रहने देते हैं, तो ये इन लोगों के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो उसी तरह क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो वियना की संधि के दौरान ये सब बातें करी जाती है, ठीक है ना। तो बुर्बो राजवंश को स्थापित कर दिया जाता है, फ्रांस की सीमाओं पर नियंत्रण कर दिया जाता है, जर्मनी की जो 39 टुकड़ों में जो बटा था, एक कर दिया गया था, उसे उसी तरह रखा जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। रूस को पोलैंड दे दिया जाता है, प्रसिया को फ्रांस का पश्चिमी हिस्सा दे दिया जाता है, ऑस्ट्रिया को इटली का अधिकार दे दिया जाता है। तो सभी लोग अपना अपना क्या कर लेते हैं, कब्जा जमा लेते हैं। तो ये पूरा संधि, ये सभी चीज बातें करी गई थी वियना के संधि के दौरान। आई होप आप यह सब समझे होंगे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।